अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मुजफ्फर ऑनलाइन एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, इसकी कितनी कंडीशंस हैं और टाइप्स कितनी हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम क्या है? द बैलेंस ऑफ फिजिक्स is the state of the system when neither the kinetic state nor the internal energy state of the system changes over time। देखो दो बातें इसमें की जा रही हैं, और वो दो बातें कौन सी? neither the kinetic state nor the internal energy state of the system changes over time। a simple machine, अब इसमें बताया जा रहा है आपको कि एक ऑब्जेक्ट या फिर मशीन इक्विलिब्रियम में कैसे और कब रह सकती है। a simple machine is in equilibrium, वो इक्विलिब्रियम में होती है when it receives neither linear or angular acceleration। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट या तो स्टेट में हो या फिर मूव कर रहा हो, वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है कितनी कंडीशंस में? दो, ना तो उसके अंदर लीनियर एक्सीलरेशन हो और ना ही उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन हो। मतलब an object remains in the state of an equilibrium if it is in the state of rest or it is moving with uniform velocity। लीनियर एक्सीलरेशन का भी मना किया है ना, तो ऑब्जेक्ट आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा तो लाजमी सी बात है फिर ही वो इक्विलिब्रियम में होगा। या और क्या बोलता है कि स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेबल कंडीशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट की कैसी स्टेट होती है इक्विलिब्रियम, जिसमें ऑब्जेक्ट किस में रहता है? स्टेबल कंडीशन में रहता है। आइदर इट इज मूविंग, अब देखें इसमें कितनी बातें की जा रही हैं? दो। आइदर इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में जब ही रह सकता है, स्टेबल कंडीशन में जब ही रह सकता है जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो या फिर वो रेस्ट में हो। अब सवाल ये आता है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहता क्यों है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ना। अच्छा, अब देखें इसमें फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। अब मैं इस पर फोर्स लगा दूं, इस तरह से मैं F फोर्स लगाऊं उसके ऊपर, ठीक है, तो लाजमी सी बात है फोर्स लगाने के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी। आप बोलेंगे जी हाँ होगी। इसमें एक्सीलरेशन आएगी? जी हाँ आएगी। तो क्या फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट में जो एक्सीलरेशन होगी, जो इसकी स्पीड चेंज होगी? बिल्कुल होगी। तो ये एक स्टेबल कंडीशन में तो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। अब आप चल रहे हैं, चलते चलते पीछे से आपको कोई धक्का दे, तो आपके स्टेबिलिटी में होता है? नहीं, आप इसकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिनाई हो जाती है। तो वो डिनाई रिड्यूस कब होती है? वो जब होती है जब आपको कोई फोर्स लगाता है। ऐसे ही होता है? जी हाँ सर, ऐसे ही होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल कंडीशन में जब भी रह सकता है जब वो इक्विलिब्रियम में हो, और इक्विलिब्रियम में जब भी रह सकता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो भी रही है तो उस एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो नेट फोर्सेस का सम हो उस ऑब्जेक्ट पर, वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे हम इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं, एक तो डायनामिक इक्विलिब्रियम और एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन व्हिच ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट अगर चल भी रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तब भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, स्टेबिलिटी में आ सकता है। अ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन व्हिच ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर ऑब्जेक्ट की वो स्टेट जिसमें एक ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली कंडीशन में रहता है, तो इस चीज को भी हम क्या कह सकते हैं? इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में। आगे हम चलते हैं तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाती है, ठीक है। कंडीशन क्या है, आइए हम इसको पढ़ते हैं। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम
द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट इन ऑल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। ऑल डायरेक्शन मतलब या तो एक्स एक्सिस में जो फोर्सेज एक्ट हो रही हैं या फिर वाई एक्सिस में जो फोर्सेज एक्ट हो रही हैं। इन एक्स एक्सिस वाली फोर्सेज का नेट सम इक्वल टू जीरो, शुड बी इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस पर जो फोर्सेज लग रही हैं इनका भी जो नेट सम है वो क्या होना चाहिए, should be equal to zero. The above statement simply means that the body must not be experiencing acceleration. लाजमी सी बात है, अगर फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो है तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगी, क्योंकि हमें न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, अगर आपके पास फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। अगर फोर्स होगी तो एक्सीलरेशन होगी, फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाएगी तो एक्सीलरेशन आपके पास क्या हो जाएगी सर, इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, वो भी इक्वल टू जीरो हो जाएगी, लाजमी सी बात है। इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, अगर इक्वेशन की फॉर्म में हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना चाहें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं कि एफ नेट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो द अबव कंडीशन इज ट्रू फॉर बोथ स्टैटिक इक्विलिब्रियम वेयर द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज जीरो एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम वेयर, अच्छा देखें अबव कंडीशन कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट की दोनों टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए अप्लाई की जा सकती हैं। किस तरह से, देखें अगर या तो आपका ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, या फिर आपका ऑब्जेक्ट अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो उसमें शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, मतलब उसके अंदर वेरिएबल वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, एक्सीलरेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और अगर वो रेस्ट में है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन दोनों कंडीशंस में क्या होता है सर, दोनों कंडीशंस में ये होता है कि दोनों कंडीशंस के अंदर जो नेट सम होता है, जो नेट सम होता है किसका, आपके पास जो नेट सम होता है किसका, फोर्सेस का, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, वो दोनों इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, इन द पिक्चर बिलो, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूं, उसके अंदर हो क्या रहा है और उसके अंदर क्या कंडीशंस आपको बताई जा रही हैं, ये सारी बातें इस लाइन में मैंने लिखी हुई हैं कि इन द पिक्चर बिलो we see a motionless person in static equilibrium. As you can see from the image, the forces acting on him add up to zero. क्या मतलब इस बात का, आइए हम समझते हैं। अब देखें यहाँ पर आपको ना एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाया जा रहा है, और उस ऑब्जेक्ट में आपको क्या दिखाया जा रहा है, फोर्सेस का सम। देखें हम ये ब्रूश लेते हैं, ये एक पर्सन खड़ा हुआ है, मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ना कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो वो इक्विलिब्रियम में क्यों है, ऐसी क्या वजह है, अब मैं उसका आपका आंसर दे रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है जो कि सरफेस के ऊपर खड़ा हुआ है, लाजमी सी बात है। ये आपको ग्रीन कलर का एरो जो नजर आ रहा है ये इसका वेट है जो कि इस सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो आपको एन नजर आ रहा है यहाँ पर, ये पर्पल कलर का, ये पर्पल कलर का एन क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था सर, एक ऐसी फोर्स जो कि एक्शन का रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर एक्शन क्या है, वेट है जो कि सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। फिर सरफेस क्या कर रहा है, फिर सरफेस ये कर रहा है कि एक्शन की वजह से रिएक्शन अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये पर्सन के ऊपर जो कि स्टैटिक पर्सन एक जगह पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, जितना वेट होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ में कहता है भाई जितना वेट होगा उतनी आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी, माइनस एन। अब ये आपके पास फर्ज करें 10 है, ठीक है, और इज इक्वल टू ये आपके पास क्या है, -10 है, तो 10 और -10 आपस में कैंसिल। ये फ्री बॉडी डायग्राम कहलाती है, FBD। इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें आप दो फोर्सेस हैं, एक N है और ये W है। W का जो वेट है वो टुवर्ड्स अर्थ है और ये अपवर्ड मींस टुवर्ड्स पर्सन है। ये दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं हो रही हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर हो रही हैं। वेट सरफेस पे है और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो पर्सन के ऊपर है। लेकिन इस कंडीशन में दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो इक्वल टू जीरो आपको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं। आप करें प्लस करें 10 और -10 इज इक्वल टू जीरो, 20 -20 इज इक्वल टू जीरो। सो इसलिए आपका ऑब्जेक्ट अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो वो इसलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है क्योंकि उस पर लगने वाली जो नेट फोर्सेस का सम होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। आइए हम आगे चलते हैं।
स्टूडेंट आगे आपको एक और मींस की एग्जांपल यहाँ पे दिखाई जा रही है। वो एग्जांपल ये है कि कार मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और ये चार फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रही हैं। एक तो उसका वेट है, ये रहा, ठीक है, और ये अप्लाइड फोर्सेस है, मतलब इंजन की वो फोर्स जो कि कार को इस डायरेक्शन में लेकर चल रही है, अप्लाइड फोर्स कहलाती है। और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये रही, ये फ्रिक्शन फोर्सेस हैं। ये चार फोर्सेस एक टाइम में कार के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। क्या मतलब है इस बात का? अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाई हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट वाई एक्सिस के ऊपर अप्लाई हो रही है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और वेट इक्वल हैं लेकिन अपोजिट है तो कैंसिल। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, इक्वल है बट अपोजिट है तो कैंसिल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाली फोर्सेज हैं और जो वाई एक्सिस वाली फोर्सेज हैं उनका सम भी यहाँ क्या हो रहा है, इक्वल टू जीरो ही हो रहा है। सो इसीलिए हम ये कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तब भी वो इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस का जो सम होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस का हो या फिर वो वाई एक्सिस का हो, वो इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं, लिखा ना, देयर आर horizontal and vertical forces but the net external force in any direction is equal to zero। मतलब जो नेट आपके पास फोर्स होती है वो हमेशा इक्वल टू जीरो ही होती है। सो इसलिए आपका ऑब्जेक्ट एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, या तो वो स्टैटिक में हो या फिर वो डायनामिक में हो, क्योंकि उस पर लगने वाली नेट फोर्सेस का सम क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। सो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकेंड कंडीशन तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर मैं ये पढ़ेंगे। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या है आपके पास, टॉर्क का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये है कि T इज इक्वल टू आपके पास जो टॉर्क का फार्मूला है वो है T इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई R, यही है टॉर्क का फार्मूला। ठीक है, अच्छा फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मैं आपको समझा रहा हूँ कि टॉर्क। अच्छा अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास फोर्स इक्वल टू जीरो है, क्या है, फोर्स इक्वल टू जीरो है, तो आपके पास टॉर्क क्या हो जाएगा सर, T इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई R विल बी इक्वल टू जीरो न्यूटन सेकंड। क्या मतलब है इस बात का डियर स्टूडेंट, इस बात का मतलब ये है कि भाई आपके पास अगर टॉर्क का फॉर्मूला F इंटू आर, अगर फर्स्ट कंडीशन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है तो लाजमी सी बात है सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में ये कि भी फोर्सेस का नेट सम क्या होगा, जीरो। अगर फोर्सेस का नेट सम जीरो है तो जीरो यहाँ पुट करो, आर से मल्टीप्लाई करो, जीरो आंसर आ गया। अब आओ सेकंड कंडीशन के ऊपर। द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम states that the net torque acting on the object must be zero। मतलब आपका जो नेट टॉर्क है, आपका जो नेट टॉर्क है मस्ट बी इक्वल टू जीरो इफ द बॉडी डज नॉट अचीव इक्विलिब्रियम। हाँ इसमें देखें एक और बात यहाँ पे मैंने लिखी कि अगर इफ द बॉडी डज नॉट अचीव इक्विलिब्रियम even though the first condition for equilibrium is satisfied। मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है ना तमाम फोर्सेस का जो नेट सम है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या फिर वाई एक्सिस हो, वो इक्वल टू जीरो हो चुका है, लेकिन फिर भी आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में, या तो वो स्टैटिक हो या फिर डायनामिक हो, इक्विलिब्रियम में नहीं आया है। तो वो क्यों नहीं आता? बिकॉज इट इज बिकॉज लिखा, देखिए मैंने आके एक वजह लिखी है कि फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो जाए फिर भी इक्विलिब्रियम नहीं है, तो इट इज बिकॉज इसलिए क्योंकि इट टेंड्स टू रोटेट। मतलब वो उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होगी या फिर ऐसी कोई कंडीशन उसके पास लाजमी होगी कि वो रोटेट कर सकता हो।
तो अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है सो इट्स मींस दैट इट इज नॉट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है. सो दिस सिचुएशन डिमांड्स another condition in addition to the first condition for equilibrium. Body satisfy the second condition for equilibrium. एक ऑब्जेक्ट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, मतलब एक ऑब्जेक्ट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जब सेटिस्फाई करता है जब उस पे लगने वाला जो नेट रिजल्टेंट टॉर्क है क्या हो जाए, जीरो हो जाए. अच्छा, इसको मैथमेटिकली अगर हमने लिखना है तो सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू जीरो. टॉर्क क्या इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ अ फोर्स, वो है ना टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय द इक्वेशन, जो आपको जो इक्वेशन दी हुई है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है. आइए हम आगे चलते हैं, इसको देखें इसमें क्या बताया जाता है आपको. Where tau is the symbol for torque, r is the distance from the pivot point to the point where the force is applied, f is the magnitude of the force and theta is the angle between r and f. ठीक है, अब इसमें देखें आपको ना कंडीशन दिखाई जा रही है. Two kids balancing a seesaw satisfy both conditions for equilibrium. दो बच्चे हैं, ये हमने कपल में ही पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है ये. इन द इमेज वी सी द In the image, we see the lighter child sitting further away from the pivot. Lighter child कौन सा आपके पास, ये रहा, ठीक है, जो कि pivot point से दूर है. To create a torque equal in magnitude to that of the heavier child. मतलब ये वही पहले वाली कंडीशन जो हमने उसमें पढ़ी थी कपल के अंदर, कि डिस्टेंस डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, डिस्टेंस डिफरेंट है, तो भी टॉर्क इक्वल हो सकता है. क्लियर है. अच्छा देखें, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी है हमारे पास. तीन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल. When the cone is given a slight displacement as shown in figure 1, it is observed that the line through its center of gravity still passes through the base area. The center of gravity of the cone is also raised. When the force is withdrawn, the object returns to its original position without toppling. The body is said to have a stable equilibrium. देखें जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूँ उसकी. फर्स्ट करना आपको एक बोतल है और वो बोतल कुछ इस तरह की है, ठीक है. ये आपके पास एक बोतल है जो कि खड़ी हुई है एक सरफेस के ऊपर. आपने क्या किया डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर फोर्स लगाई, पानी से भरी हुई है ये, फर्ज करें यहाँ तक पानी है इसमें, आपने इस पर क्या लगाई, फोर्स एफ लगाई इस तरह से. जब आप फोर्स लगाएंगे तो लाजमी बात है ये बोतल हल्की सी मूव करेगी इस डायरेक्शन में. अच्छा, अगर ये बोतल मूव करने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, मतलब आपने मूव किया, ये बोतल गिरी नहीं, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई, तो हम ये कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में. दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. आपका ऑब्जेक्ट किसमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम में. ठीक है, आगे में पिक्चर है उसकी, एग्जांपल आपको उसमें से भी दूंगा. अब आपने क्या किया कि फोर्स इतनी लगा दी. अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट कब होता है, अब जैसे कि ये एक रेगुलर शेप्ड है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सर यहीं होगा. ठीक है, जब इस पे फोर्स लगाते हैं ना, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है अपनी पोजीशन से. तो अगर ये शिफ्ट होने के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए तो आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है. लेकिन आपका ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओरिजिनल पोजीशन पर ना आए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट अब स्टेबल में नहीं बल्कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में. अब आपने इसमें फोर्स लगाई, अब फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, फोर्स लगाने के बाद आपका जो बोतल थी वो इस तरह से खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो गिर गई. ठीक है, अब वो गिर गई. गिरी क्यों, क्योंकि अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ शिफ्ट हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब होता है जब उस पर फोर्स लगाई जाए, फोर्स लगाने के बाद वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए. अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अगर आ रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में. ठीक है,
देखिए आगे इसमें कोई एग्जांपल दी हुई है। इन मॉडर्न बसेस द लगेज कंपार्टमेंट आर सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट सो एज टू लोअर द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैंस इंक्रीज। पता है आपको क्या किया जाता है? जो रेसिंग कार्स होती हैं, ये वही एग्जांपल दी जा रही है आपको कि जो रेसिंग कार्स होती है, रेसिंग कार जो कि रेस वाली कार होती है, उन रेसिंग कार्स की जो बेसमेंट होती है ना, वो आयरन से बनाई जाती है, बहुत हाई करके बनाई जाती है। वो इसलिए हाई करके बनाई जाती है ताकि उनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उनकी बेस में आ जाए। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस में होता है तो समझ जाओ कि वो ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस में नहीं है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और वो कभी भी अपनी स्टेबिलिटी खो सकते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? The cone has been balanced on its tip when slightly displaced the vertical line through its center of gravity will fall outside its base is shown above। आगे देखिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये यहां से आता है। When the force is withdrawn, the cone will not able to regain its original position and it's thus said to be in an unstable equilibrium। ये कौन सी बात कर रहे हैं? कोन की, वॉल्स वालों की, ये पता नहीं किसकी है। देखिए जी, इसमें पता है कि दिखाया जा रहा है आपको, इसमें आपको यही दिखाया जा रहा है कि आपके पास तीन एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल आपके पास कौन सी है? एक ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। कैसे? क्योंकि ये जो आपको पॉइंट दिखाया है रेड कलर का, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ब्लू एरो दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हल्का सा शिफ्ट होता है, लेकिन वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, तो ये कौन स्टेबल रहती है। फिर आपको ये जो सेकंड दिखाया जा रहा है, इसमें ये दिखाया जाता है कि भाई जब आप इस कंडीशन में इस कोन को खड़ा कर दो और खड़ा करने के बाद इस पे फोर्स लगाओ, फोर्स लगाने के बाद क्या होता है कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इतना शिफ्ट होता है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आ सकता, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब ऑब्जेक्ट हर तरह से इक्विलिब्रियम में हो। The cone has been placed on its side and can therefore roll over। अब क्या किया आपने? कोन को इस तरह से रख दिया, मतलब आपने इसको रख दी, ठीक है। अब आपने कोन पर फोर्स लगाई, अब ये कोन क्या होगी? रोल ओवर होगी। However, this does not change the position of its center of gravity। मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है। Hence the body is said to be in a state of neutral equilibrium। तीन स्टेट्स हैं। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ना हो, अपनी पोजीशन पर रहे, तो वह स्टेबल। अगर अनस्टेबल में क्या होता है? हो जाती है चेंज सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन। और आपके पास जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही रहता है। जैसे कि बॉल है, अब उस बॉल को मैं फोर्स लगाऊं तो फोर्स लगाने के बाद जो बॉल होगी वो सरफेस के ऊपर रोल होती हुई आगे चली जाएगी। लेकिन ऐसा होता है कि अपनी बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन चेंज कर ले, मतलब बॉल किसी और कंडीशन के अंदर आ जाए, फोर्स लगाने के बाद नहीं आ सकती। तो इस तरह की जो स्टेट्स होती हैं वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। नीचे कुछ एफएक्यूज हैं और ये एफएक्यूज आप पढ़िएगा लाजमी, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।